इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली इसमें यूज आ रहा है इनवर्स का, ट्रिग्नोमेट्री का और फंक्शन का। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करें तो वो हमारे पास आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं फंक्शंस में कि इनवर्स फंक्शन किसे कहा जाता है। बेसिकली कोई भी फंक्शन जो कि 1 है एंड ऑन टू है, उस फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि 1 एंड ऑन टू कोई भी फंक्शन हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कोई भी फंक्शन 1 एंड ऑन टू है, 1 का दूसरा नाम था इंजेक्टिव। 1 को और क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव। सिमिलरली ऑन टू का दूसरा नाम क्या था? सरजेक्टिव। तो कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव है एंड सरजेक्टिव है उसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। 1 इंजेक्टिव का हमने काफ़ी मेथड पढ़े थे कि इंजेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो वो 1 कहलाएगा अपने डोमेन में कुछ इंटरवल में। और अगर कोई बार बार इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। जैसे कि हम साइन की बात करें, साइन का जो भी ग्राफ आएगा वो मैनी वन हो जाएगा। जैसे साइन का अगर मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। वो हमारे पास अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो इसको एक जगह से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाएगी, तो वो हमारे पास मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैनी वन आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो पीरियोडिक है तो वो अंडरस्टूड क्या होगा? अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक का मतलब क्या था कि कुछ टाइम के बाद उसका ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या होगा? मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? इसका इन्वर्स फाइंड करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ कि आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो मैनी वन हो, लेकिन आप उस मैनी वन फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। और अगर वो इनटू है तो उसको ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मेरे पास, इसमें हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो इनको 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे मैनी वन होते हैं, और एक इनको ऑन टू बनाना पड़ेगा। 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? हर इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। किन्हीं भी 2 x की वैल्यूज पे y की एक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऑन टू के लिए क्या था कि आपको कोडोमेन और रेंज को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप साइन का ग्राफ देखोगे तो साइन का ग्राफ मैनी वन आता है, तो कुछ इस तरह से बनेगा साइन का ग्राफ, इस तरह से। ये था मेरे पास -π/2 और ये है π/2। मुझे ग्राफ को इस तरह से ब्रेक करना है कि मेरे पास एक तो सारी की सारी वैल्यूज आ जाएं। तो अगर मैं ग्राफ को -π/2 से लेके π/2 तक ब्रेक कर दूं, यहां से लेके यहां तक इतने ग्राफ को ब्रेक कर दूं, तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा कुछ सिर्फ इतना रेड वाला। तो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो ये जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो बेसिकली कितना आएगा? कुछ इस तरह से। ये π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये रही वैल्यू 1। और -π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? -1।
अब अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखोगे, ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब इसको मैंने डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन डिफाइंड है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस का पाई बाय टू, और इसका जो रेंज होगा मैं उसी को कोड में रखूंगा। तो इसका अगर रेंज की बात करें तो -1 से लेके +1 तक है, तो इसकी रेंज है -1 से +1। अब आप इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं कहीं पे भी, वो इस ग्राफ को हमेशा एक जगह पे कट कर रही है। सिमिलरली अगर मैं, तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, ये फंक्शन हो गया मेरे पास 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 भी है। अगर मैं बात करूं इसका कोड मेन, तो कोड मेन क्या है, ये रहा मेरे पास कोड मेन। कोड मेन क्या है, -1 से लेके 1 तक। और अगर इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज भी क्या आ रहा है, -1 से 1। तो कोड मेन किसके इक्वल आ गया मेरे पास, रेंज के इक्वल आ गया। अब अगर कोड मेन और रेंज सेम है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन क्या होगा मेरे पास, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप इसका क्या फाइंड कर सकते हो, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसका अगर आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, तो अब मैंने जब फंक्शन हमने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी फंक्शन का आप इन्वर्स कैसे फाइंड करते हो। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको x को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, y को x से रिप्लेस करना पड़ेगा, और पूरी टर्म को x की फॉर्म में निकालो। जैसे ही x फॉर्म को x की फॉर्म में निकालोगे पूरी टर्म को, तो x की जगह f इनवर्स x लिख दो और y की जगह x लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड है मेरे पास -π/2 से लेके π/2, और जो इसका कोड मेन है वो है -1 से लेके 1 तक। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, y की जगह x लिख दो और x की जगह y, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। x की जगह, तो यहां पे अब इसमें से y फाइंड करो, तो इसमें से अगर मैं y फाइंड करता हूं तो यहां से y क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन को इस तरफ लेके गए तो ये इसको इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। और y की जगह लिख दो f इनवर्स x, क्योंकि मुझे इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो ये क्या आ गया, f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास फाइनली फंक्शन आ जाएगा। जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन था, उसका डोमेन था -π/2 से +π/2 और कोड मेन था -1 से 1। तो जो f इनवर्स डिफाइंड होगा, अब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 से 1, और जो आउटपुट आएगी वो आएगी -π/2 से π/2। तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा सारा काम। इसमें बेसिकली करते क्या है कि नॉर्मली हम फंक्शन अगर लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं डोमेन पहले लिखा जाता है और फिर क्या लिखते हैं उसका कोड मेन। लेकिन जो उसका इन्वर्स हो जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो फंक्शन का डोमेन था वो अब इसका कोड मेन बन जाएगा, और जो उसका डोमेन था, सॉरी, वो इसका, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब आगे सोचते हैं। अब बेसिकली ये अगर इन्वर्स फाइंड किया तो कोड मेन और रेंज बराबर ही होगा, तो यहाँ पे आप रेंज भी लिख सकते हो, कुछ भी कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली है कि अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, ये मेरे पास सेट ए गिवन है, ये सेट बी गिवन है, तो ये मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x। तो b से a क्या डिफाइंड होगा मेरे पास, f इनवर्स x। नॉर्मली जब हम साइन कॉस की बात करते हैं तो हम इनपुट करते हैं एंगल्स, और आउटपुट क्या आता है मेरे पास, वैल्यूज आती हैं। ठीक है, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री पूछा जाए, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो इसी तरह अगर आपसे मैं, जैसे इसमें गिवन है कुछ एंगल्स में बात करूं, अगर
ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। अगर आपसे पाई बाय 3 की बात पूछी जाए तो पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी आती है साइन की, 60 डिग्री पे कितनी आती है, √3/2। सिमिलरली अगर पाई बाय 2 पे पूछा जाए तो पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, इनवर्स में आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये मेरे पास अब क्या है, f इनवर्स x। इसी की बात अगर मैं अब यहां पे आपको √3/2 लिखना पड़ेगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ, तो अब आउटपुट जो आएगी वो एंगल आएगा, वो कितना आएगा, π/3। अगर आपसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पूछी जाए तो साइन इनवर्स 1 कितना आएगा, π/2। ये कितना आ गया, π/3, और साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, π/2। तो बेसिकली आपको साइन इनवर्स की जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास एंगल आएगी। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स -√3/2 कितना आएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस का π/3, क्योंकि मुझे जो भी आंसर आउटपुट लिखनी है वो याद रखना -π/2 से सिर्फ +π/2 के बीच में लिखेंगे, उससे बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे फंक्शन जो भी मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइंड किया है उसका डोमेन क्या है इनवर्स का, -1 से लेके 1, और जो उसका रेंज आएगा वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि साइन इनवर्स 1/√2, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 आती है। इसको कैसा पढ़ सकते हो कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 आती है। तो एक तो 45 डिग्री π/4 पे आती है, और किस पे आती है, 3π/4 पे। अब एक चीज अच्छे से देखना इसमें, अगर हम जो स्टैंडर्ड फंक्शन साइन को डिफाइन करते हैं वो -1 से 1 और -π/2 से π/2 तक डिफाइन करते हैं, तो जो भी मेरा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -π/2 से लेके +π/2 तक। तो इन दोनों में से जो भी आंसर मेरा -π/2 से +π/2 के बीच में, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है इसके बीच में, और ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या है, तो आप कभी भी 3π/4 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, π/4, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फंक्शन जो डिफाइन करते हैं, करने को आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे आपने क्यों नहीं डिफाइन किया, कि साइन का ऐसा ग्राफ भी बनता है आगे जाते गए, आपने उसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, π/2 से लेके 3π/2 तक। आपने ग्राफ को ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा भी तो बना सकते थे कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर सकते। तो देखो ऐसा भी, ये भी सही है, ये भी, इसका भी इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो। अगर ऐसा फंक्शन डिफाइंड होता तो इन दोनों केस में ये आंसर हो जाता उस केस में। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, ऐसे तो इन्फाइनाइट आंसर्स आते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे तो किसी भी फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड रखने के लिए उसने फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, साइन इनवर्स को, जो उसका डोमेन है, जो वैल्यू इनपुट रखोगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, उनके अंदर हम एंगल रखते हैं और आंसर एक वैल्यू आती है। जैसे साइन π/2 कितना होता है, 1, कॉस π/2 0। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, हम वैल्यू रखते हैं और आंसर आपका क्या आता है, एंगल आता है। तो इसमें याद रखना, तो मैं इसमें लिखवा देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, इसके बाकी भी ले लो, सीकेंड इनवर्स एक्स को सीकेंड इनवर्स एक्स या फिर कॉट इनवर्स एक्स, डिनोट एंगल्स और रियल नंबर। जैसे π/3 एक रियल नंबर है, ये भी या तो डिग्री में लिखा होगा या रियल नंबर लिखा होगा, हुज साइन इज एक्स, सिमिलरली हुज cos x is x, similarly whose tan is
एक्स एक्सेट्रा, इस तरह से आप बोल सकते हो। जैसे अगर आपसे बोला जाए, अभी मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/√2 की बात की जाए, तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, π/4। तो ये एक एंगल या एक रियल नंबर इसको डिनोट करता है जिसका साइन क्या आएगा, एक्स आएगा। देखो इसको मैंने एक्स बोला है, तो साइन ऑफ π/4, अगर आप मैं बोलूंगा साइन ऑफ π/4 कितना आएगा, 1/√2। तो आप इस तरह से रीड कर सकते हो। तो एक बार इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे जो भी लेक्चर्स नोट्स रहेंगे आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी लिख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो आप जल्दी जल्दी यहाँ से भी लिखते जाओ, ताकि आपको बाद में वहाँ पे टाइम ना खराब हो आपका। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक टेबल बना लो सभी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसको मैं पीवीआर से लिखूंगा, एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमें बेसिकली फाइंड करना है कि जो भी मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगा। रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। जैसे हर फंक्शन बार बार थोड़ी देर बाद रिपीट करेगा, तो हमने एक स्टैंडर्ड जो लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो ये रहे मेरे सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद हम लिख देते हैं डोमेन उनका, और आखिर में क्या आ जाएगा, उनका रेंज। रेंज को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, कुछ भी भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी फंक्शन है उसका आपको डोमेन पता होना चाहिए। अभी मैंने बोला साइन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका उल्टा सोचा करो, उसमें हम अंदर एंगल रखते हैं और आउटपुट क्या आती है हमारे पास, एक वैल्यू आती है 1 2, इसमें हम वैल्यू रखते हैं और आंसर हमारे एंगल्स आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे पहला फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे इनपुट्स जो भी आप रख सकते हो -1 से लेके 1 तक रख सकते हो, और जो इसका आउटपुट आएगा वो साइन इनवर्स 1 देख लो, π/2 आएगा, और -1 -π/2, तो -π/2 से प्लस का π/2। क्योंकि अगर मैं चारों क्वाड्रेंट की बात करूं, मुझे बेसिकली ऐसे दो क्वाड्रेंट आसान से सोचने हैं, सिंपल से, जिसमें ये सारी की सारी वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव भी आ जाए पॉजिटिव भी आ जाए, साइन की सारी वैल्यूज आ जाए। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, इसमें साइन की सारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, इसमें साइन की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी। तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में साइन की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, ये फंडा कॉस में नहीं चलेगा, कॉस इनवर्स में, क्योंकि कॉस इनवर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है। तो कॉस इनवर्स के लिए हमें दो एंगल ऐसे सोचने पड़ेंगे, दो क्वाड्रेंट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के लिए। अब इसमें भी जो इनपुट आती है मुझे पता है कि -1 से लेके 1 तक की रहेगी, लेकिन इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं एंगल कौन से लूं। अगर तो आप ये था फोर्थ और फर्स्ट लेते हो, फोर्थ और फर्स्ट से काम नहीं चलेगा, ये सारी की सारी वैल्यूज आ नहीं पाएंगी, क्योंकि फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव रहता है और फर्स्ट में भी कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, तो इसमें कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसमें कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव। तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो 0 से अगर मैं पाई तक बात करूं, कॉस इनवर्स 1 कितना होगा। देखो करना क्या होता है, कॉस इनवर्स आपसे बेसिकली अगर मान लो 1 की वैल्यू पूछ ली, तो इसको जो भी आंसर आता है मुझे पता है थीटा आएगा, तो यहाँ से ऐसे लिख लिया करो, कॉस थीटा इक्वल कितना आ गया 1। तो कॉस थीटा कितना होगा, 1 कितने पे होगा, तो थीटा कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 0 से लेके पाई तक। अब इसकी हेल्प से सारे करते जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, ये आपको रटा होना चाहिए। अगर ये चीज़ें याद है तो सारे के सारे आपको आंसर्स याद होंगे, क्योंकि होगा क्या, जब आप सॉल्व किया करोगे तो वहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा।
अब वो जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच में आना चाहिए रेंज के, अगर इसके बाहर है तो नहीं माना जाएगा। अब tan इनवर्स x, अब ये वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता है कि tan का जो रेंज होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। tan का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन, उल्टा करते हैं जो बस सारा। साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, वो इसका डोमेन बन गया। कॉस का रेंज क्या होता है, -1 से 1, वो इसका डोमेन बन गया। tan का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, वो इसका डोमेन बन गया। अब tan के लिए भी ये काम चल जाएगा, tan के लिए भी यहाँ पे हम काम ले सकते हैं, क्योंकि tan भी नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो tan का जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या आएगा, -π/2 से प्लस का π/2, दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे tan क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर बात करते हैं, अब साइन का उल्टा ले लेते हैं, वो आएगा cosec इनवर्स x। अब आपको पता है कि जो cosec का रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा। cosec का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट। तो जैसे साइन इनवर्स था वैसे ये आ जाएगा -π/2 से प्लस π/2। बस इसमें से आपको 0 बाहर निकालना पड़ेगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देना क्या, 0, क्योंकि अगर आप इसको 0 रखते हो, cosec इनवर्स x को 0 रखो, देखो अगर आपने ऐसा किया कि आपने cosec इनवर्स x को 0 रखा तो cosec 0 कितना आ जाएगा, x के इक्वल, और cosec 0 क्या होगा, 1/sin 0, जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसको ध्यान रखना है। सिमिलरली y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। पहले इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, जो सीकेंट का रेंज होगा। सीकेंट का रेंज भी क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट। अच्छा, सीकेंट हम कॉस से रिलेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में काम चल जाएगा, तो 0 से लेके पाए तक, लेकिन इसमें से π/2 को बाहर कर देना, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या होता है, 0, कॉस 0 होगा तो सीकेंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली बस इसका आपको ध्यान रखना है, कॉट इनवर्स x का, जो कॉट इनवर्स x का जो डोमेन आएगा वो तो ऑल रियल आएगा, और जो इसका रेंज आएगा वो 0 से पाए आएगा। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने माइनस यहाँ पे भी तो काम चल सकता था, आपने यही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेता तो इसमें 0 पे प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा, cot 0 क्या हो जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा। अगर आप, मैं cot इनवर्स x को इसमें अगर हम रख दें 0, तो cot इनवर्स x आ गया 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, cot का 0। अब cot 0 क्या होगा, cos 0/sin 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या ले लिया, 0 से पाई ले लिया, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, ताकि आपको बीच में कुछ स्किप ना करना पड़े। तो अब आपको ये सारे के सारे रेंज की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो रेंज याद करना मुश्किल है, डोमेन याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि डोमेन याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, जो साइन का रेंज होगा। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, जो साइन का रेंज होगा। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, जो कॉस का रेंज होगा। टेन इनवर्स का डोमेन क्या है, जो टेन का रेंज होगा। कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, जो कॉसेक का रेंज होगा। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, जो सेक का रेंज होगा। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, जो कॉट का रेंज होगा। बस आपको ये चीजें याद रखनी है। वो मैंने सिंपल सा फंडा बता दिया, क्वाड्रेंट से आप याद रख सकते हो। ऐसे क्वाड्रेंट सेलेक्ट करो जिससे आपके पास सारे के सारे आंसर्स आ जाएं। जैसे अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन के लिए साइन का जो साइन का रेंज है -1 से 1, साइन का रेंज है -1 से 1। -1 से 1 तक किस में वैल्यूज आ सकती हैं, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि कॉस का रेंज क्या है, वो भी -1 से 1। अब कॉस की जो वैल्यूज है वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट में भी कॉस पॉजिटिव रहता है, तो उसके लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का यूज़ किया। सेम फंडा टेन के लिए कर दिया, सेकंड के लिए कर दिया, कुछ सेकंड के लिए कर दिया। बस कॉट का इसका याद रखना, कॉट इनवर्स का जो रेंज आता है वो क्या आता है, 0 से पाए। तो इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं।
फिर बोल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको रटा होना चाहिए, तभी आपके पास आंसर्स जो आएंगे काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। अब जितना हमने पढ़ा है इसको अच्छे से देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। ऑब्जर्वेशन जो भी हमने अब तक पढ़े हैं उसको मैं नोट में लिखवा देता हूँ। पहली बात तो अगर आप इसमें सारे के सारे आंसर देखोगे तो जो पहले थे उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है और इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। इन सभी में 0 से π/2 तो आ ही रहा है, इन सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 0 से लेके π/2 तो आ ही रहा है, तो 0 से π/2 तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल, मतलब पहला क्वाड्रेंट सभी में कॉमन आएगा। फिर सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्वाड्रेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से काम चल गया, क्योंकि इधर जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन आंसर के पास पहुंच सकते हो, उस एंगल के पास पहुंच सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए काफ़ी लेंदी जाना पड़ेगा, उससे पहले आप सेकंड या फोर्थ में पहुंच जाओगे। फिर है फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं कभी भी ऊपर से ऐसे नहीं आऊँगा, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे चला जाऊँगा क्लॉकवाइज में, क्योंकि इतना बड़ा एंगल आप इसमें लेने का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ मैं पीछे से चला जाऊँगा, वो नेगेटिव कर दूंगा बस, क्योंकि क्लॉकवाइज में अगर आपको पता हो एंगल को नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है तो आप ऊपर से नहीं आओगे, डायरेक्टली यहाँ से चले जाओगे नेगेटिव का कर लेंगे। अब आपको इन्वर्स जब करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी ग्राफ बनाएंगे जो उसका ओरिजिनल फंक्शन है साइन कॉस टेन, उसका इमेज निकालते जाएंगे किसके अबाउट, साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ITF विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो आपका ये क्या होगा, बेसिकली रिफ्लेक्शन होगा किसके अबाउट, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो इतना देखते हैं, फिर अब आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ ITF। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ फाइंड करना है तो साइन का ग्राफ बनाओ और उसका इनवर्स के लिए क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन फाइंड कर लो। तो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x के लिए पहले मैंने साइन का ग्राफ बनाया, तो जो साइन का ग्राफ होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से होगा। ये मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हम पहले बना देते हैं साइन का ग्राफ। तो साइन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास किसका ग्राफ है, साइन का। -π/2 पे वैल्यू कितनी है, 1, और π/2 पे वैल्यू कितनी है, सॉरी इस पे वैल्यू -1 है और इस पे वैल्यू 1। अब इसका जब रिफ्लेक्शन फाइंड करो, ये पॉइंट क्या बन गया, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं π/2, 1 आएंगे। अब π/2, 1 इनवर्स में उल्टा हो जाता है। देखो बेसिकली होता क्या है, x, y, y, x बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1, π/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा और इसका आएगा जो, तो वो ग्राफ हम बना सकते हैं कुछ
इस तरह से। तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये π/2 पे 1 था, अब 1 पे क्या हो जाएगा, π/2, सॉरी ये -1 हो गया, ये -π/2, इधर ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट 1 बन जाएगा और ये π/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, π/2, और ये क्या बन जाएंगे, -1, -π/2। अब देखते हैं ना अच्छे से हुआ क्या है। जो x, y पॉइंट्स थे किस पे, ब्लैक वाले पे, x, y, वो इस वाले कर्व पे क्या बन गए हैं, y, x। जैसे इस पे ये पॉइंट क्या था, π/2, 1, तो वो क्या बन गया, 1, π/2। इसी तरह ये पॉइंट क्या था, -π/2, -1, और ये क्या, इसका रिफ्लेक्शन इससे अबाउट इस तरफ आएगा, तो वो क्या बनेगा, -1, -π/2। तो एट द एंड में ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का। फिर इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन हमें ग्राफ को देख के आइडिया लगेगा वो हम लिख सकते हैं, ये रहा मेरे पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आपको ग्राफ याद होना चाहिए, पहले x एक्सिस पे एंगल्स आते थे 0, π/2, अब x एक्सिस पे वैल्यूज आएंगी -1 से लेके 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/2, और ये लाइन कौन सी बन गई, π/2। तो अब उल्टा हो जाता सारा, जो x एक्सिस पे था अब वो y एक्सिस पे आ जाएगा, जो y एक्सिस पे था वो अब x एक्सिस पे आ जाएगा। अब ग्राफ्स को देख के जो जो हमारे दिमाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उसको लिखते हैं। पहला पॉइंट, पहली बात तो ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक होता तो इस तरह के सारे ग्राफ्स बनते आगे आगे जाके। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज अपीरियोडिक, ये a इसके साथ ही है, इज अपीरियोडिक फंक्शन। तो साइन x क्या है, अपीरियोडिक फंक्शन है। फिर सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, ये बाउंडेड है। देखो ये -π/2 से लेके π/2 तक सिर्फ बाउंडेड है। हर एक जो भी मेरे पास इनवर्स फंक्शन वो सारे के सारे बाउंडेड है। देखो ये यहाँ पे कहीं पे भी इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट का यूज नहीं हो रहा। मैंने बताया था बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, अगर रेंज में, उसकी रेंज में माइनस इन्फानाइट या प्लस इन्फानाइट आ जाए तो वो क्या होगा, अनबाउंडेड, और अगर नहीं आ रहा तो वो बाउंडेड होगा। तो क्या बोल सकते हैं सेकेंड पॉइंट, कि जो मेरे पास साइन इनवर्स x है इज बाउंडेड फंक्शन, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये रही मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो कि है π/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -π/2। फिर अगर आप इसको ग्राफ का नेचर देखो तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ क्या हो गया मेरे पास, इंक्रीजिंग। तो इसके बारे में ये भी बता सकते हो आप, ग्राफ क्या होगा, साइन इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये भी बोल सकते हो आप, ये फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके बारे में मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि अगर साइन इनवर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो अगर आपके पास ऐसा लिखा हो कि साइन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। जैसे अगर आपको लॉग में याद हो कि अगर लॉग का बेस 1 से ज़्यादा हो, लॉग का बेस अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और अगर 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। उसका फंडा भी वही था, क्या था कि वो जो जब बेस 1 से ज़्यादा होता है लॉग में तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है, जब बेस 1 से कम रहता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग रहता है। आगे में जब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन डिफ्रेंशिएशन वगैरह में तो उसमें इन चीज़ों को अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, बाकी वहाँ पे देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखोगे तो ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करो तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ऑड फंक्शन की। तो क्या बोल सकते हो कि साइन इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। अगर वो ऑड फंक्शन है, क्यों बोला हमने, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये उसकी डेफिनेशन है। अगर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन है। अब अगर ऑड फंक्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन इनवर्स -x होगा। ऑड फंक्शन की खास बात क्या है कि माइनस उसमें से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है।
तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हो। आप जानते हो कि और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर फंक्शन के अंदर अगर माइनस एक्स रखता हूँ तो वहाँ से माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसको क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। तो इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में आपको। बस थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना है, जल्दबाजी में कुछ गलती नहीं करनी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूँ मिनिमम की। साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2। तो हम आगे कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके बाद। तो मेरे पास जो 5th पॉइंट बनेगा वो क्या लिख सकते हैं हम कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स की, π/2 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2। तो ये मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गई। फिर हम आगे बढ़े, इसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो जो साइन इनवर्स एक्स का dy/dx आता है वो आता है 1/√1 - x²। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 - x²। अब dy/dx ये अगर आप अच्छे से देखोगे ये हमेशा 0 से ज़्यादा है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। ये हम ऑलरेडी पीछे ग्राफ को देख भी चुके हैं कि इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। फिर एक टर्म आती है वर्टिकल टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको, dy/dx हम फाइंड करते हैं वहां पे। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब होता है जिसका स्लोप क्या हो, नॉट डिफाइंड हो, यानी कि इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं, आप इससे भी फाइंड कर सकते हो कि dy/dx इसका कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स का, वो आ गया 1/√1 - x²। तो इसका dy/dx कहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, नॉट डिफाइंड के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो अगर मैं √1 - x² को 0 रख दूं तो मेरे पास 1 - x² कितना आएगा, 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +-1। तो x इज इक्वल +-1 पे क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट। तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ वर्टिकल टेंजेंट एट x इज इक्वल टू +-1। ग्राफिकली भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राफिकली भी क्या होगा, जो साइन का मेरे पास ग्राफ आया था कुछ इस तरह से आया था, वो ये मेरे पास था 1, ये था -1, ये था 1, ये एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी। अगर आप ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अगर इसमें आप x इज इक्वल टू 1 पे बात करो और -1 पे, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या, इसका स्लोप कितना होगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इसमें टेंजेंट बनाता हूँ इस कर्व की, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि लाइन क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। tan 90 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। तो अगर आप क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू +-1 पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। तो ये था हमारा पहला फंक्शन जो कि है साइन इनवर्स x। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है कॉस इनवर्स x। सेम फंडा, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ के लिए हमें पहले किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसका इमेज निकाल लेंगे किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कॉस का जो डोमेन था, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 और रेंज क्या आएगा, 0 से π तक। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आपको याद हो तो मुझे यहाँ से 0 से लेके π तक, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। देखो ये कॉस एक्स का है, कॉस इनवर्स का ग्राफ नहीं है।
अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कॉस इनवर्स का। अब आपको पता है कि कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाने का कंसेप्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना लो। तो ये मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अच्छे से समझना निकालते कैसे हैं। अब मैं अच्छा एक दो पॉइंट्स बना लो किसके, कॉस के। जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कॉस 0 कितना होता है 1, ये 0 पे आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कॉस 0 कब होता है π/2 पे, तो π/2 पे कितनी आ गई 0, और पाई पे वैल्यू कितनी आ गई -1। ये वैल्यू कितनी है -1, और ये वैल्यू कितनी है, ये लाइन कौन सी है 1। ठीक है, अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो 0,1 का इमेज क्या होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स में उल्टे हो जाते हैं। बस 0,1 का क्या होगा 1,0, तो 1,0 कहीं यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट तो ये आने वाला है। अच्छा ये पॉइंट इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर आएगा। π/2, 0 का इमेज क्या आएगा, वो आएगा 0, π/2, और पाई -1 का वो आ जाएगा -1, पाई, तो -1, पाई कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो बना लेना अच्छे से -1, पॉइंट, इसको मैंने ले लिया। तो जो इसका इमेज आएगा उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि होगा क्या इसमें, तो देख लेते हैं इसमें। अच्छा ये पॉइंट भी आने वाला है, ये पॉइंट भी आना, तो इसका इमेज जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और जो ग्राफ बनेगा फाइनली हमारे पास वो इससे भी पास करने वाला है, इससे भी, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अगर मैं पूरे को अलग से ग्राफ बनाऊं इसका, तो जो इसका ग्राफ बनने वाला है, पहली बात तो ये सारा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। ये रहा ग्राफ, ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, ये वाला क्या है 1,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या था π/2, 0 नहीं 0, π/2, ये आएगा 0, π/2, और ये क्या है -1, पाई। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ये किसका ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। तो इसमें जो बेसिकली किया क्या, इस लाइन के अबाउट इमेज निकाल दिया ग्रीन वाले का। ग्रीन वाले का इमेज क्या आएगा, देखो ये नीचे जा रहा है तो ये सारा ऊपर चला जाएगा, और इसका इमेज जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका इमेज आ जाएगा। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे थे, उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि जो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, अपीरियोडिक है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा, तो ये भी क्या आएगा अपीरियोडिक। तो मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ ही। पहला पॉइंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, पहला क्या है अपीरियोडिक, तो ये फंक्शन कौन सा है अपीरियोडिक। सेकेंड पॉइंट्स क्या लिख सकते हो आप, इसमें क्या लिखा था बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है, तो इसकी अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। अब हम y को देखते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई, तो ये भी क्या है बाउंडेड फंक्शन। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने इसमें लिखा था इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन ये अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये मेरे पास डिक्रीज करेगा। फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें फोर्थ क्या था ऑड फंक्शन था। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं। देखो ये ऑड तो दिख नहीं रहा, ऑड होता तो जैसा ऐसे था वैसे ही इधर बनता, तो ऑड तो है नहीं। इवन भी नहीं है, क्योंकि अगर इवन होता तो जैसा इधर था वैसा ही इधर है, तो ये ना तो ऑड है ना ही इवन, तो क्या बोल सकते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन। मैंने बता चुका हूं कि ऐसा नहीं कि अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, या फिर अगर ऑड नहीं है तो इवन होगा। वो फंक्शन काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो ना तो ऑड हो ना ही इवन हो। इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है, वो y इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, और ऑड की बात क्या होती है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम कितनी है पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई
और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो ये भी आपको पता है रेंज क्या है 0 से पाई। अच्छा, इसका भी हम डी बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का जो डी वाई बाई डी एक्स आता है वो आता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये डी वाई बाई डी एक्स आता है। तो अगर आप इसमें अगर अच्छे से देखोगे तो हम बोल सकते हैं ये हमेशा क्या आना है लेस देन 0। अगर लेस देन 0 तो ग्राफ क्या बनेगा डिक्रीजिंग, और हमें पता भी इसका ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ ग्राफ क्या जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका ग्राफ भी क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और क्या देख सकते हैं वर्टिकल टेंजेंट। अच्छा, इसका ग्राफ अच्छे से देखो, इसमें एक तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है, या फिर आप ग्राफिकल इसके डी वाई बाई डी एक्स से फाइंड कर सकते हो। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब याद रखना, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है स्लोप क्या होना चाहिए नॉट डिफाइंड होना चाहिए। स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नॉट डिफाइंड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तो x को क्या हो जाएगा +-1। तो हम क्या बोल सकते हैं इट हैज़ वर्टिकल टेंजेंट, क्या लिख सकते हैं इट हैज़ वर्टिकल टेंजेंट एट x इज इक्वल टू +-1। तो हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ है, हाँ अब ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। तो अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अगर cos इनवर्स x1 ग्रेटर देन है cos इनवर्स x2 के, और आपसे पूछ लिया जाए कि x1 और x2 में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x1 इज लेस देन हो जाएगा x2 से। मैं बता भी देता हूँ, देखो बेसिकली होता क्या है, मैं कुछ भी रैंडम ग्राफ बना लूँ। मान लो ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है। अब मुझे ग्राफ देख के आइडिया लग रहा है कि जो मेरे पास फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे। तो अगर मैं इस पे बात करूँ, ये x1 है, तो x1 पे वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ x1। ये मान लो x2 है, तो x2 पे वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ x2। अब मुझे पता है कि ये इससे ज़्यादा है, और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में रिलेशन है, तो मुझे पता लग रहा है कौन ज़्यादा है x2 इसमें x1 से ज़्यादा है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो इसमें ये फंडा चलेगा। सेम मैं डिक्रीजिंग में बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। डिक्रीजिंग में उल्टा चलता है, इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज क्यों होता है। देखो अगर ये ग्राफ है इस तरह से, ये मेरे पास एक और फंक्शन आ गया एफ एक्स, मान लो ये रही मेरे पास x1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ x1। ये मैंने x2 पे वैल्यू निकाल ली, वो मेरे पास आ गई एफ ऑफ x2। अब इसमें कौन ज़्यादा है, इसमें अंडरस्टूड है कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से ज़्यादा है, लेकिन इसमें कौन ज़्यादा है, इसमें x2 ज़्यादा है। तो इसमें उल्टा हो गया, क्योंकि इसमें कौन ज़्यादा है एफ ऑफ x1, लेकिन इसमें कौन ज़्यादा है x2 से। तो हम इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसमें बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। अगर एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 है तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें कौन ज़्यादा है, इसमें एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे कौन ज़्यादा है, यहाँ पे x2 इज ग्रेटर देन x1। देखो इनइक्वालिटी का, यहाँ पे एफ ऑफ x1 ज़्यादा था एफ ऑफ x2 पे, लेकिन यहाँ पे कौन ज़्यादा हो गया x2 इज ग्रेटर देन x1। तो उल्टा हो गया सारा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन, अगर फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा, वो क्या बोलेंगे डज नॉट चेंज। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी का जो साइन होगा, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हो कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखना, तो लिख लो इतना, एक बार रिवाइज कर लो सारे का सारा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
जितना भी किया एक बार सभी को रिवाइज करो, फिर आगे के ग्राफ्स बनाते हैं कि बाकी के ग्राफ्स कैसे बनेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ आता है वो आता है tan इनवर्स x का। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ग्राफ बनाने के लिए वही सेम फंडा, पहले तो tan x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये लाइन रही, देखो होता क्या है, सारी x वाली y बन जाती है, y वाली x बन जाती है। ये x इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है। अच्छा, उसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब अगर आप इसी का, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू tan x का, तो इसका अगर आप इमेज निकालते हो किसमें, y इज इक्वल टू मेरे पास चाहिए y इक्वल x में, तो y इक्वल x लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें आपको इमेज चाहिए तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली अब होने क्या वाला है देखते हैं अच्छे से। मैं इसके बीच में ग्राफ नहीं बना रहा, साइड पे ग्राफ बना रहा हूँ। इसका डोमेन क्या था, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। तो जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा। इसका डोमेन क्या है, माइनस पाई बाई 2, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। मैं देखते हैं अच्छे से, ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और ये आ गई y इज इक्वल टू पाई बाई 2। कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इन्फिनिट। इसमें पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इन्फिनिट। तो इसमें क्या होगा, प्लस इन्फिनिट पे वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। तो प्लस इन्फिनिट पे वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। इसमें माइनस पाई बाई 2 पे, इसमें x इक्वल माइनस पाई बाई 2 पे x को माइनस पाई बाई 2 रखा, तो y कितना आया, माइनस इन्फिनिट। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें x को जब माइनस इन्फिनिट रखोगे तो y कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2। तो x माइनस इन्फिनिट ये रहा और y कितना रहा, माइनस पाई बाई 2 ये रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा और 0,0 दोनों में कॉमन आएगा। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ ग्रीन वाला किसका आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। अब दोनों, ये किसका था, tan x का, ये किसका है, tan इनवर्स x का। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसके भी पॉइंट्स लिखते हैं। सेम है, पहला पॉइंट है अपीरियोडिक है या नहीं। हाँ, ये ग्राफ कौन सा है, अपीरियोडिक। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या बाउंडेड है। हाँ, ये बाउंडेड है दोनों के बीच में, तो क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड फंक्शन। थर्ड, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ इंक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ फंक्शन, ऑड है, इवन है या नाइदर ऑड, ये ऑड फंक्शन है, जैसे इधर है वैसा ही इधर, क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x। आपका x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ऑड फंक्शन की बस यही खास बात होती है कि अगर उसमें आप x की जगह माइनस एक्स रखते हो तो बाहर आ जाता है, और इवन का खास बात क्या होती है, वो माइनस को खा जाएगा। अच्छा, इसके बाद कोई वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, नहीं। इसमें अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा कहीं पे भी, वो इसमें बन सकती है वर्टिकल टेंजेंट, लेकिन इसमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसमें पहले मैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का dy बाई डी एक्स फाइंड कर लूँ। तो जो इसका dy बाई डी एक्स आता है वो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें वर्टिकल टेंजेंट की बात की जाए तो वर्टिकल टेंजेंट का मैंने अभी बताया कि वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, स्लोप क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नॉट डिफाइंड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0, और ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें कभी भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं आती, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाती है। ये देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये लाइन इसकी क्या है, टेंजेंट है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म आती है
एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है जो उसको इन्फानाइट पे टच करेगी। कोई भी लाइन अगर इसको इन्फानाइट पे टच कर रही है तो वो क्या होगी उसकी, ये देखो आगे बढ़ता जाएगा ग्राफ, ये लाइन है उसको इन्फानाइट पे जाके टच करेगी ये वाली, तो ये इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू। आप बोलोगे सर कैसे, मैक्सिमम आ तो रही है π/2 और मिनिमम आ तो रही है -π, लेकिन ये ग्राफ इसको टच नहीं कर रहा, ये ग्राफ इसको इन्फानाइट पे जाके मीट करेगा। तो कभी π/2 आ ही नहीं पाएगी और ना ही कभी -π/2 आ पाएगी। कभी वो आएगी कब, जब इन्फानाइट पे आएगा, तो कभी इन्फानाइट आ नहीं पाएगा। तो इस तरह से ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, तो आप सब कुछ रीड कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कोशिश करो खुद से बनाने की। मेन आपको सबका डोमेन याद होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए, सबके ग्राफ्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन इनका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। अगर आप ये आज का पहला टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको कहीं पे भी आने वाले टाइम में आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जो पहला लेक्चर उसको अच्छे से पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपका दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले टाइम में आंसर्स कैसे कैसे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। अच्छा, इसका था -π/2 से π/2 जो उसका रेंज आया था। फिर आगे हम बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो सेम कंसेप्ट है, पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच में मतलब है। ये रही लाइन 0, ये रही लाइन x इज इक्वल टू पाई, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ है, कॉट एक्स का, ना कि कॉट इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ है, कॉट एक्स का। ये लाइन x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू पाई है। अभी मैंने बताया ये क्या है, π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, कॉट की 0। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, उल्टा कर दो, x एक्सिस को y एक्सिस बना दो, y एक्सिस को x एक्सिस बना दो। ये क्या थी, x इक्वल टू 0, अब ये y इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये क्या थी, x इक्वल टू पाई, अब वो ये क्या बन जाएगी, y इक्वल टू पाई। अच्छा, इसमें जब मैं x को 0 प्लस रख रहा हूं तो y क्या आ रहा है, ये देखो y ऊपर जा रहा है इन्फानाइट। तो इसमें जब आप x को इन्फानाइट रखोगे तो y क्या आएगा, 0 प्लस। सेम फंडा, जब इसमें आप x को देखो, ये पाई से पहले, x को ऐसे देखते हैं, जब आपने x को पाई से पहले रखा, पाई को पाई से पाई माइनस रखता तो y कितना आ गया, माइनस इन्फानाइट। तो इसमें क्या करोगे, जब आप x को माइनस इन्फानाइट रखोगे तो y क्या आ जाएगा, पाई से पहले। तो बस उल्टा आपको x को y बना देना, y को x बना देना। तो पहले x को इन्फानाइट, ये रहा x इन्फानाइट। अच्छा, ये 0 π/2 0, तो इस पर क्या आ जाएगा, 0 π/2। तो कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। और देखते हैं, तो जो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, ये इसको कभी मीट नहीं करेगा, इन्फानाइट पे जाके मीट करेगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। अब इसके ग्राफ के बारे में वही हम हाइलाइट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, तो सेम फंडा, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, अपीरियोडिक फंक्शन। सेकंड, बाउंडेड है या नहीं, तो क्या बोलेंगे, बाउंडेड है। थर्ड, इवन है या ऑड है। देखो, ये ना तो इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन, ना तो इवन है, अगर इवन होता तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनता, और ऑड होता जैसा फर्स्ट में वैसा ही थर्ड में बनता। फिर आगे देख लेते हैं
क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? ये ग्राफ अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में? क्या इसमें वर्टिकल टेंजेंट आ रही? वर्टिकल टेंजेंट ऐसे आते नहीं, वर्टिकल टेंजेंट बनाओगे तो इसको कट कर जाएगी ग्राफ, क्योंकि ये आगे और बढ़ेगा और ये भी पीछे और जाएगा। तो क्या बोलोगे? नो वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं आ रही। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ना तो मिनिमम पॉइंट आ रहा है ना ही मैक्सिमम, क्योंकि ये इन्फाइनाइट पे मीट करेगा, कभी जीरो आ ही नहीं पाएगा। और सेम फंडा ये पाई नहीं आ पा रहे। क्या बोलेंगे? नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। ना तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही ना ही मिनिमम वैल्यू आ रही है। जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आता है वो भी देख लेते हैं। इसका डी वाई बाई डी एक्स आता है, जो tan का था उसका बस नेगेटिव आ जाता है, तो ये भी कभी ज़ीरो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है, ये इसको हॉरिजॉन्टली कभी ना कभी मीट करेगी, तो एसिम्पटोट आ गया। एसिम्पटोट का मतलब क्या बताया? जो इसको इन्फाइनाइट पे जाके मीट करेगी, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे भी आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। बाकी हम फिर देखते हैं इसको, पहले इतना लिखो। अब बाकी के स्टूडेंट्स सभी के सभी सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना और कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ, मैं आपको डायरेक्टली उसका ग्राफ बता देता हूँ कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्योंकि इतना ग्राफ जो मेन के पहले के 3 फंक्शन है बस उसका ही काम आएगा, इनका ग्राफ कभी काम नहीं आने वाला। इसका जो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा, उसका बिहेवियर फिर आप बताते रहना आराम से, क्योंकि आपको देख के आइडिया लग ही जाएगा। अब सेक इनवर्स एक्स की ग्राफ की खास बात क्या है कि बस वो π/2 पे, y इज इक्वल टू π/2 पे आप डिफाइन नहीं कर सकते, और ये रहा y इज इक्वल टू पाई। जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सीकेंट में 0 पे वैल्यू 1 आती, तो इसमें 1 पे वैल्यू 0 आएगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और सेम फंडा इधर ये बनेगा नीचे, ये पॉइंट आ जाएगा -1, ये था मेरे पास 1,0, और ये क्या आ गया मेरे पास -1, पाई। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा ग्राफ। उसी तरह आप कोसेकेंड इनवर्स का फाइंड कर सकते हो, उसका बस थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो -π/2 से π/2 आएगा, तो उसका आप ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये ना तो इसके ऊपर अगर मैं पॉइंट लिखूं तो क्या ये पीरियोडिक है? नहीं। ये क्या बोलोगे? अपीरियोडिक है। पहला पॉइंट आ गया अपीरियोडिक। सेकेंड पॉइंट, क्या ये बाउंडेड है? हाँ, ये बाउंडेड है। थर्ड पॉइंट, क्या ये इवन है या ऑड? ना तो इवन है ना ही ऑड है, तो ना इधर इवन नॉर ऑड, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद आपको पॉइंट्स अगर लिखना हो और क्या पॉइंट लिख सकते हो कि इसका डी वाई बाई डी एक्स, मैं लिखवा देता हूँ इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। तो जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो मेरे पास आएगा, ये मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इसका डी वाई बाई डी एक्स आता है 1/mod x √(x²-1), और ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप इसमें देखोगे ग्राफ को भी अच्छे से, तो जैसे जैसे आप इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो ग्राफ ऊपर की, इधर भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है। इसमें क्या वर्टिकल टेंजेंट आ रही है? हाँ, इसमें यहाँ पे भी वर्टिकल टेंजेंट आ रही है और यहाँ पे भी वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, क्योंकि अगर आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स को 0 करते हो, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है? स्लोप क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। स्लोप नॉट डिफाइंड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 0। इसको 0 होने के लिए तो मैंने क्या लिखा? mod x √(x²-1) इज इक्वल टू 0। तो x एक तो 0 आ गया और x क्या आ गया? +-1। लेकिन ये आप रख नहीं सकते क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है, तो आंसर ये आपके पास फाइनली सिर्फ यही का यही आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह आपके पास कोसेकेंड इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बन जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ जो फाइनली आपके पास आएगा वो किस तरह से आएगा। उसके बाद हाईलाइट्स तो आप लिख ही सकते हो, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा एक बार देखा हो, काम आपका कभी नहीं आएगा।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार देख रखा हो। ये रही मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ये रहा y इज इक्वल टू पाई बाई टू। कोसेकेंट का डोमेन क्या होता है, -1 से पहले पहले और 1 से आगे, तो इसके बीच में कुछ भी ग्राफ नहीं बनेगा इसका। तो हमें इसका ऐसे भी आइडिया लग सकता है कि इसके बीच में इसका ग्राफ कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये रहा 1 पे वैल्यू क्या आती है पाई बाई टू, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और -1 पे ये ग्राफ आएगा, तो ये आगे ग्राफ बनेगा आपके पास इस तरह से 0। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा किसका, तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो पहली बात तो ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। अपीरियोडिक तो है ही, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, अपीरियोडिक। फिर उसके बाद ऑड है या इवन है, जैसा ऊपर है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोल सकते हो, ऑड फंक्शन है। ऑड है तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, इसका जो डी वाई डी एक्स है बस माइनस लगा दो उसके आगे जो सीकेंड का था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी वर्टिकल टेंजेंट देखो ये आ रही और ये क्या है, दोनों वर्टिकल टेंजेंट्स हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई बाय 2, और मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो पहले इतना लिखो फिर हम आगे देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस एक बार सारे का सारा आपको बेसिकली करना क्या है, रिवाइज करना, सारे के सारे नोट्स देखना। जो हमारा डिस्कशन है फंक्शन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो जो आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।